हेलो गाइस, वेलकम टू कनाडा। दिस इज़ अ पार्ट टू ऑफ रूलिंग कंट्री साइड। इससे पहले कि पार्ट वन में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के हाथ में दीवानी जाती है मुगल एम्पर के थ्रू, कैसे रॉबर्ट क्लाइव दीवानी को एक्सेप्टेड करता है और उसके बाद में रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अलग अलग डिसीजन बनते हैं, जिसमें महलवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और जमींदारी सिस्टम हमने पढ़ा था। और उसी को रेवेन्यू को एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए गए, जो कि बाद में देखे गए कि काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुए। नाउ अब हम देखते हैं कि क्रॉप्स फॉर यूरोप, अब किस तरीके से क्रॉप्स जो यूरोप की मदद के लिए उगाई जाने वाली थी और हमारे इंडिया में वो क्रॉप्स का क्या इफेक्ट पड़ा है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो द ब्रिटिशर्स हु रियलाइज्ड कि दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली हील्ड रेवेन्यू, क्या हुआ कि अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स को पता चला कि जो ये हमारी कंट्री साइड पे हम जो लैंड रेवेन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ से सिर्फ हम लैंड रेवेन्यू नहीं कर सकते हैं, इसी के साथ साथ में जिससे लैंड रेवेन्यू कर रहे हैं उससे हम क्या है क्रॉप्स भी उगा सकते हैं, जो कि हमारी यूरोप को रिक्वायर्ड है। तो बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज ट्राइंग द बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ द ओपियम एंड इंडिगो। अब कंपनी को क्या चाहिए था, यूरोप में ओपियम और इंडिगो चाहिए था, और इन द सेंचुरी एंड द हाफ दे फॉलोड द ब्रिटिश परस्यूट और फोर्स्ड कल्टिवेटेड इन वेरियस पार्ट्स टू इंडिया टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स। तो अब हुआ क्या कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, वो इसके लिए इंडिया के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स में अपनी क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए फोर्स देने लगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जूट बंगाल में जूट के लिए, असम में टी के लिए, शुगर कैन इन द उत्तर प्रदेश एरिया, पंजाब में गेहूं के लिए, और महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन के लिए, राइस के लिए मद्रास में यह कल्टीवेशन के लिए प्रयास करने लगे और इसी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे अपने यूरोप पर। तो ये हमारे क्रॉप्स में के लिए यूरोप से, यहाँ पर यूरोप पे जो भी हमारी क्रॉप्स की नीडेड है, यहाँ से फुलफिल करने के लिए भेजने लगे वो। तो द ब्रिटिश यूज अ वेराइटी ऑफ मेथड टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। तो इन्होंने वेरियस मेथड्स यूज़ किए ताकि हमारा जो उनका जो क्रॉप्स एक्सपेंडेशन है वो कब हो सके, कल्टिवेशन के वेरियस प्रोसेस यूज़ किए। ठीक है, तो चलिए इनमें से जान लेते हैं कोई एक क्रॉप के बारे में कि किस तरीके से किसी एक क्रॉप के लिए उन्होंने वेरियस मेथड्स यूज़ किए। टेक अ क्लोजर लुक एट द स्टोरी ऑफ वन सच क्रॉप। एक किसी क्रॉप के बारे में और स्टोरी पर यहाँ पर बताया जाता है। इससे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ पर। ये जो पेंटिंग बनी हुई है, दो तरीके की पेंटिंग यहाँ पर, यह चित्रकारी या कलाकारी जो है इस तरह यहाँ पर दिखाई गई है। तो एक फर्स्ट है कलमकारी प्रिंट, एंड द सेकेंड वन इज अ मॉरिस कॉटन प्रिंट। ओके, तो फिगर 5 शोज द कलमकारी प्रिंट, जो कि क्या होती है, आंध्र प्रदेश के वीवर्स द्वारा कलमकारी प्रिंट की जाती है। और सेकंड इज अ मॉरिस कॉटन प्रिंट, जो कि आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी इन ब्रिटेन में यह यूज़ की जाती थी। ओके, मॉरिस कॉटन प्रिंट। अब इन दोनों में सेम चीज़ ये देखने को मिलती है हमें कि दोनों में ही हाई रिच ब्लू कलर, दोनों में ही ब्लू कलर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है। और यह ब्लू कलर जो है कॉमनली कॉल्ड द इंडिगो, कहाँ से आता है, यह नील, जो हमने सुना है नाम नील, जो उजाला वगैरह आप लोग अगर यूज़ करते होंगे कपड़ों में, तो चमक लाने के लिए, या नील की खेती का, इसी से नील की जो खेती होती है उससे नील बनता है, उसी इंडिगो या उसी नील की बात यहाँ पर की जा रही है। ओके, दैट ब्लू दैट वाज यू सी इन द प्लांट इन दीज प्रिंट्स वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ कॉल्ड इंडिगो। इसे नील से ही उगाया जाता है और इसी से यह कलर बनता है नीला। ये किस तरीके का होता है, ये ब्लू डाई के रूप में होता है, यूज इन द मॉरिस प्रिंट इन द 19th सेंचुरी। ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया। तो अब ये मॉरिस प्रिंट पे जो भी ब्लू दिखाया गया है, ये ब्रिटेन में बनाया गया, जो कि मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्रॉम इंडिगो, नील के प्लांटों से, नील के जो पौधे थे उनसे यह उगाया गया और बनाया गया, जो कि इंडिया के होते थे। उस टाइम पर जो इंडिया के इंडिगो था, बिगेस्ट सप्लायर था यूरोप में 13th सेंचुरी के टाइम पे। ठीक है, तो वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों थी? द इंडिगो प्लांट्स ग्रोज प्राइमरली इन द ट्रॉपिक बाय द 13th सेंचुरी। जो 13th सेंचुरी का टाइम था, उस टाइम पीरियड पे इंडियन इंडिगो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। इंडियन वॉज बीइंग यूज्ड बाय द क्लॉथ टू मैन्युफैक्चर इन इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में। इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में ये मैन्युफैक्चर्ड इंडिगो का काफ़ी ज़्यादा यूज़ था। पर यह दिक्कत क्या थी कि इसके अमाउंट, प्रोडक्टिविटी का अमाउंट जो था वो काफ़ी स्मॉल था, और इसके रीच, यूरोप मार्केट में रीच काफ़ी कम होने के कारण इसका जो रेट था, जो प्राइस था, काफ़ी ज़्यादा हाई था। ओके, तो यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर देयरफॉर हैड टू डिपेंड, इसी पर डिपेंड रहना पड़ता था। और इसके कारण अगर वो इन्होंने अल्टरनेट मेथड यूरोपियन मार्केट ने ढूंढना चालू किया, जो कि क्या था, एक प्लांट होता है यूरोप पर, वोड, देयर इज अनदर प्लांट नेम एज वोड टू मेक अ वायलेट एंड द ब्लू कलर। अब वायलेट और ब्लू कलर बनाने के लिए इन्होंने एक दूसरा प्लांट यूरोप के लोगों ने ढूंढा, जिसका नाम है वोड। ओके, VOAD, वोड। तो वुड पे, जो कि काफ़ी जनरली हम वहाँ पर उगाया जा सकता था। पर इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या था? इंडिगो का जो कलर होता था, इंडिगो में काफ़ी रिच ब्लू कलर आता था। ओके, लेकिन जो वुड था उसका कलर काफ़ी डल होता था, इस कारण से फिर भी डिमांड हमारी इंडिगो की बनी रही।
क्लॉथ ड्रायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई इंडिगो प्रोड्यूस, जिस कारण से क्या किया, अब एक चीज़ और दिक्कत आ रही थी कि फिर भी ब्लू की रिच डिमांड के कारण लोग बाग घबराने लगे, जो कि वहाँ पे वोट उगा रहे थे। उन्होंने कंपटीशन से घबराने के चक्कर में यहाँ पर यूरोपियन गवर्नमेंट को काफ़ी फोर्स किया, प्रेशराइज किया कि यहाँ पर क्या किया जाए, जो इंडिगो का इंपोर्ट है वह बंद कर दिया जाए, जो कि हालांकि कर भी दिया गया यूरोपियन गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन भाई रंगना किसको है, क्लॉथ डायर्स को रंगना है। जो कपड़ों को रंगने वाले आदमी थे वह प्रेफर कर रहे थे, कहते नहीं भाई इंडिगो ही होना चाहिए काफ़ी, अगर मैं कलर अच्छा कर रहा हूँ तो अच्छे कलर से करूँ जिसमें एक क्वालिटी दिखे, एक शाइनिंग दिखे। तो इसके कारण उन्होंने क्लॉथ डायर्स ने प्रेफर किया और प्रेशराइज किया। तो इसके जो हमारे यहाँ पर इंडिगो को बैन लगा दिया गया था इंपोर्ट पर, इसका बैन रिलैक्स कर दिया गया। अब लेकिन डिमांड तो पूरी करनी है, डिमांड पूरी करने के लिए इन्होंने क्या किया, द फ्रेंच बिगेंस कल्टिवेटिंग इंडिगो एट द सेंट वेगस, जो भी इन लोगों की हायरिंग लैंड थे जहाँ पर इन लोगों के अलग अलग देशों के कब्जा किए हुए थे, यहाँ पर इन्होंने कल्टीवेशन इंडिगो का चालू किया। तो सेंट डोमिनिक इन द कैरिबियन आइलैंड, द पोर्टुगीज इन द ब्राज़ील, पोर्टुगीज ने ब्राज़ील में, द इंग्लिश इन द जमाइका एंड द स्पेनिश इन द वेनेजुएला। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो केम अप इन मैनी पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो इन सारी जगहों पर इंडिगो का प्लांटेशन चालू हो गया। और ड्यू टू सम रीजंस इन द 18th सेंचुरी, आफ्टर द 18th सेंचुरी डिमांड जो थी काफ़ी हाई हो गई थी, क्योंकि ब्रिटेन के जो लोग थे, ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था, जिसके कारण कॉटन डेवलपमेंट, कॉटन का जो मैन्युफैक्चरिंग थी काफ़ी हाई हो रही थी, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हाई हो रही थी। और जैसे जैसे कॉटन मैन्युफैक्चरिंग हाई हो रही थी तो इंडिगो का, अब जब कलर करना होगा, कपड़े होंगे तो कपड़ों में कलर भी करना होगा, इस कारण से इंडिगो की डिमांड भी बढ़ती जा रही थी। और इसी टाइम पीरियड पर क्या हुआ, इसी टाइम पीरियड पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो बाकी जगह थी जहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा था, लाइक फ्रांस, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, यहाँ पर वेरियस रीजन्स के कारण इंडिगो कल्टीवेशन फॉल डाउन हो गया, ठीक है, फेल हो गया, यहाँ पर यह धराशायी हो जाता है। इन द बिटवीन 1783 टू 1789 द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल अप बाय हाफ। लेकिन सप्लाई हमको चाहिए, हमको डिमांड है ही, तो इसके कारण क्या हुआ, जो ब्रिटेन थी, ब्रिटेन ने कहाँ पर रुख लेती है, ब्रिटेन लेती है रुख इंडिया पर, कि भाई अब हम क्या करेंगे, आप परेशान मत होइए, इंडिया से मैं सारा यहाँ से इंडिगो उगवाऊंगा, वहीं पर कल्टीवेट करवाऊंगा, वहीं से मैन्युफैक्चर करके लेके आऊँगा। तो ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, फेस द rising demand for indigo in the Europe, the company in India looked for ways to expand the area under the indigo cultivation। अब क्या होता है कि वहाँ पर डिमांड हाई हो रही है और बाकी सारी जगह पर कल्टीवेशन फेल हो रहा है, बाकी सारी जगह पर कल्टीवेशन क्या हो गया, फेल हो गया। तो ब्रिटेन ने इंडिया पर ही कल्टीवेशन के लिए, और वहाँ पर कल्टीवेशन तो हो ही रहा था इंडिया पर, लेकिन अब इसके एरिया को एक्सपांड करने के लिए इसका कल्टीवेशन को बढ़ाया, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। ओके, तो last decade of the 18th century indigo cultivation in the Bengal expanded rapidly and the Bengal indigo came to dominate the world market। अब क्या हुआ कि बंगाल इंडिगो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से खेती होने लगी इंडिगो की, और पूरे वर्ल्ड मार्केट पर इसने अपना एक स्वामित्व बना लिया। यहाँ के बंगाल के इंडिगो ने 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड फ्रॉम द ब्रिटेन। तो यहाँ पर क्या होने लगा कि जो भी बंगाल का इंडिगो था 30%, 1780 के टाइम पर, 88 के टाइम पर 30% की समथिंग इंडिगो बंगाल से जाता था, और ब्रिटेन वॉज फ्रॉम इंडिया बाय 1810, 1810 आते आते तक ये क्या हो गया, इसका प्रपोर्शन 95% तक पहुंच गया। ओके, कितना, 95% तक पहुंच गया। एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू, कमर्शियल एजेंट्स, अब लोग जो वहाँ के लोग थे, जो कि कहना चाहिए ना प्राइवेट कंपनी या बिजनेसमैन जो होते हैं या कंपनी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल है इंडिगो और इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, तो उन्होंने अपनी नौकरी वगैरह छोड़ी वहाँ से, और कहाँ जाते हैं ये लोग, भाई साहब लोग आते हैं इंडिया, और इंडिया में क्या करने लगते हैं, एज अ प्लांटर ये लोग यहाँ पर आते हैं और अपना हाई प्रॉफिट को देखते हुए यहाँ पर खेती वगैरह करना चालू करते हैं। दोज हु, अब इसमें क्या करते हैं, दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लॉन्स फ्रॉम द कंपनी एंड द बैंक्स दे वर कमिंग अप एट दैट टाइम। तो इनका क्या था, इनका ऑफर था, प्लांटर्स बन गए, और साथ ही साथ में जिसके पास में पैसा नहीं है तो कंपनी से पैसा ले रहे थे, लोन ले रहे थे, और बैंक से भी लोन ले रहे थे जो उस टाइम पर आए थे। ओके, हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, तो देर आर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन, एक था निज, एक था रावती। तो निज तो हम नाम से ही समझ रहे हैं, निज मतलब कि जो खुद का स्वामित्व वाला होगा वह होगा निज। ओके, और रियोती यानी कि जो दूसरे किसानों से करवाया जाएगा, और प्लांटर्स कोई और होंगे, ऑनर कोई और होगा, और किसानों से या लेबरों से करवाया जाएगा, वो रियोती, ठीक है, पर जैसे दे दिया जाए। तो सिस्टम निज की बात कर लेते हैं। निज वाला जो इंडिगो कल्टीवेशन था उसमें क्या हो रहा था, लोग बाग खुद ही अपनी खेत खरीदते थे, चाहे वो रेंट पे ले लेते, जमींदारों से रेंट पे ले लेते थे और उस पर कल्टीवेशन करते थे, पर इस पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी थी। तो द प्रॉब्लम विद द निच कल्टीवेशन इज, हम देख लेते हैं यहाँ पर निच कल्टीवेशन में प्रॉब्लम्स क्या थी। द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन। अब क्या था, इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन अ फर्टाइल लैंड एंड दीज वर ऑलरेडी डेंस पॉपुलेटेड। क्या था कि
बहुत ज़्यादा बड़े एरिया पे निच कल्टिवेशन हो नहीं सकता था, क्योंकि वो पहले से भरी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड थी, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से यहाँ पर खेती कर रहे थे, तो उनको बड़ा एक्सपेंडेड एरिया नहीं मिल रहा था। दूसरी चीज़ क्या थी, अधिकतर लोग प्रयास करते थे कि भाई जो लोग राइस वगैरह जो खाने पीने का था उस पर भी कल्टीवेट करते थे, तो खाने पीने पे पहले इंपॉर्टेंट देते थे कि खाने का कल्टीवेशन पहले करें राइस पे। और जो राइस है प्रॉस्परस लैंड होती थी, उसी जगह पर ये जो मच फर्टाइल लैंड थी उसी जगह पर ही प्रेफर की जाती थी इंडिगो। ओके, तो ये सारी दिक्कतें हमें समझ में आ रही थी। नॉर वॉज लेबर इजी टू मोबिलाइज, अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्स अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। इसी के साथ साथ में अगर जमीन कहीं पे बड़ी मिल भी जा रही है तो दिक्कत क्या हो रही थी, लेबर्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि वो है दूसरी जगह पर लगे थे, क्योंकि बहुत सारे और बड़ी जगह पर बड़े लेबर, ज़्यादा लेबर चाहिए पड़ेंगे। एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइजली एट अ टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजली बिजी विद देयर राइस कल्टिवेशन। तो जैसे मैंने बताया ना कि लोग बाग क्या बिजी थे, लोग बाग राइस कल्टिवेशन में उस टाइम पर बिजी थे, क्योंकि वह जरूरी है उनको खाने पीने के लिए, उनके साल भर के खाने का भी उनको ध्यान रखना पड़ता था, जिसमें वो बिजी होते थे। इस कारण से लेबर रिक्वायरमेंट भी दिक्कत थी। साथ ही साथ में निच कल्टिवेशन में लार्ज स्केल में अगर रिक्वायरमेंट होता है तो उसमें बताया गया कि 1 बीघा, अगर आप लोग थोड़ी बहुत अपडेटेड हैं कि ज़मीन में कैसे मेजरमेंट होता है, तो जैसे एकड़ होता है, हेक्टेयर होता है, उसी तरीके से एक मेजरमेंट होता है बीघा। तो 1 बीघा ज़मीन पर 2 प्लग्स लगते हैं, 2 प्लग्स का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो अगर कोई बहुत बड़ी ज़मीन मिल भी जाती है, जैसे कि 1000 बीघा का एग्जाम्पल अगर देते हैं कि 1000 बीघा ज़मीन मिल भी जाती है, तो उसके लिए 2000 प्लग्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिंग हो जाता है यहाँ पर, है ना। इन्वेस्टिंग ऑन द परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लग्स वॉज अ बिग प्रॉब्लम, नॉर कुड सप्लाईज बी इजिली गॉट फ्रॉम द पीजेंट सिंस देयर प्लग्स एंड बुलक्स वर बिजी ऑन द राइस फील्ड अगेन। और एक तो क्या है कि अगर 2000 प्लग्स खरीदना बड़ी बात है, उस पर खर्च करना बड़ी बात है, उसका मेंटेनेंस करना बड़ी बात है। अगर कहीं से वह लेते भी हैं दूसरे सप्लायर से, तो वह बिजी कहाँ पर थे, उनकी जो बुलक्स थे, जो गाड़ियाँ थी, कार्ट्स थे और प्लग्स थे, वो बिजी थे कहाँ पर, बाकी लोगों के राइस फील्ड पर, क्योंकि उसी टाइम पर क्या कर रहे थे, वो राइस की खेती भी कर रहे थे, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। ओके, तो अब क्या हुआ, ये सारी दिक्कतों को देखते हुए जो प्लांटर्स थे उन्होंने केवल 25% की जो लैंड थी उस पर इंडिगो को एज अ निस्क इंडिगो प्लांटेशन के लिए छोड़ दिया, और बाकी जो बची हुई थी यानी कि 75% का जो अपडेट जो लैंड था उस पर कौन सा सिस्टम लाए, रियोती सिस्टम लाए। अब रियोती सिस्टम क्या है, इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रायोस। अब क्या करेंगे, कैसे उगाएंगे, इंडिगो ऑन द लैंड्स ऑफ रायोस। जो किसान थे उनको एज अ कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने दे दिया कि भाई आप खेती करो, ठेकेदारी के हिसाब से मैं उसका पैसा आपको दूंगा। तो साइन किए गए अंडर अंडर द रियोती सिस्टम द प्लांटर फोर्स्ड द रियोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्होंने क्या किया, जो प्लांटर्स थे उन्होंने रायोट से ज़बरदस्ती या बहला फुसला कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट है आपका कि आपको यहाँ पर खेती करनी पड़ेगी, किसकी, इंडिगो की। और साथ ही साथ में जो विलेज का हेडमैन था उसको भी प्रेशराइज किया कि आप ऑन बिहाफ ऑफ रायोट्स रियोट्स साइन करिए कि यहाँ पर 25% लैंड पर आपको कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे ही साइन करते हैं, तो आपको कैश इन एडवांस ज़मीन पर खेती करने के लिए, ज़मीन पर इंडिगो की खेती करने के लिए कैश दे दिया जाएगा। साथ ही साथ में प्लांटर्स प्रोवाइड क्या करेंगे, बीज प्रोवाइड करेंगे एंड द ड्रिल, जो भी सामान जरूरत पड़ेगी, कल्टिवेटर्स, वाइल द कल्टिवेटर्स प्रिपेयर द सॉइल, सोड एंड सीड एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप। और साथ ही साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, वो सामान जो भी है वो प्लांटर्स दे देंगे, बस उसकी देखभाल और उगाई वगैरह का प्रोसेस कौन करेगा, ये रियोस करेंगे। ठीक है, शुरुआत में तो रियोस जो थे, जो किसान थे, उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि चलो ठीक है, पैसा मिल रहा है और बढ़िया फ़ायदा है, इसको करते चलो। लेकिन बाद में जैसे ही समझ में आता है कि जैसे ही खेती होती है और पैसा तुरंत मिल जाता है, वो डिलीवर करते हैं इंडिगो और उनको पैसा मिल जाता है। उसी के साथ साथ में वो जो प्लांटर्स थे, जो कंपनी से हायर किए जा रहे थे, वह दोबारा से लोन देते हैं, कहते हैं चलो ठीक है, एक नया लोन लो और फिर से दोबारा से इस पर खेती करो। ऐसे ही साइकिल जो है कंटिन्यू चल रही थी। पीजेंट्स हु आर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन सून रियलाइज्ड हाउ हार्ड द सिस्टम। तो पहले जिन लोगों को ये सिस्टम बड़ा अच्छा लग रहा था कि अरे भाई यार क्या बढ़िया पैसा मिल रहा है, शुरुआत में ही पहले ही एडवांस पैसा मिल जाता है, बाद में उनको समझ में आने लगा कि यह तो हम गलत साइकिल में फंस रहे हैं, इसमें तो कभी लोन हम चुका ही नहीं पा रहे, हमें बार बार लोन में डाल दिया जाता है, और जो हमको प्राइस मिल रहा है इंडिगो की खेती का कल्टीवेशन का, वह भी काफ़ी कम है। ठीक है, देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू द प्लांटर्स यूजली इंजस्टेड। अब क्या था, एक और प्रॉब्लम थी, चलो पैसे वाली दिक्कत तो थी और साइकिल फंसी हुई थी, ये दिक्कत तो थी, लेकिन दूसरी दिक्कत एक और थी कि ये जो प्लांटर्स थे ये इंसिस्ट करते थे कि आपको खेती कहाँ पर करनी है, जो भी कि हाईली रिच होगी, फर्टाइल, हाईली रिच फर्टाइल जगह पर, जो कि राइस के लिए जहाँ पर आप यूज़ करते हो ना, जो खेती ज़मीन, वहाँ पर आपको इंडिगो उगाना है, क्योंकि वह हाईली फर्टाइल लैंड है। ठीक है, और इंडिगो को भी ऐसी ही फर्टाइल लैंड की जरूरत पड़ती है। लेकिन चलो ठीक है, वो भी करने लगे, लेकिन बाद में दिक्कत क्या होती थी कि इंडिगो के कारण लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी। इसका इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी, लैक ऑफ फर्टिलिटी होती थी कि दोबारा इस पर चावल
की खेती हो ही नहीं पाती थी, जिस चक्कर में क्या हो गया, द ब्लू रिवेलियन एंड द आफ्टर। तो अब हम पढ़ेंगे द ब्लू रिवेलियन यानी कि इंडिगो रिवेलियन, जिसमें नील की खेती के लिए अब क्या कर रहे हैं किसान, विद्रोह करेंगे, और उसके बाद में रिजल्ट क्या आता है ये हम देखेंगे। तो इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रायट्स, अब क्या हो रहा है, बंगाल के जो भी रियोस थे वो इन्होंने मार्च 1859 में विद्रोह कर दिया और मना कर दिया कि अब हम क्या करेंगे, अब इंडिगो नहीं उगाएंगे। और यह रिवेलियन जो था, यह विद्रोह था, काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर फैला। पे रेंट्स टू द प्लांटर्स, इन्होंने क्या किया, जो भी रेंट है वो उसके लिए मना कर दिया कि अब हम रेंट भी पे नहीं करेंगे ज़मीन का। अटैक कर, जो भी लोग यहाँ पे पैसे लेने आते थे उस पर अटैक कर दिया। इंडिगो की जो फैक्ट्री जो वहाँ पर थी उस पर अटैक कर दिया। अपने भाले वगैरह, जो भी तलवार या जो कुल्हाड़ी वगैरह या बोज एंड एरोज थे, उनसे हमला करना चालू कर दिया। साथ ही साथ में महिलाएं जो थी उन्होंने अपने बर्तन वगैरह और जो उससे किचन के जो भी सामान थे, पैन पॉट्स ऑफ द किचन इम्प्लीमेंट्स, उससे हमला करना या उससे लड़ाई लड़ना चालू कर दिया। दोज हु वर्ड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड, जो भी लोग प्लांटर्स के लिए काम करते थे उनसे बात करना या उनको बहिष्कार करना चालू कर दिया गया। एंड द गोमास्तास एजेंट ऑफ द प्लांटर्स हु कैन नॉट केम टू, अब क्या होता था, कुछ लोग जो थे जो पैसा लेने आते थे प्लांटर्स के तरफ से एजेंट के रूप में, उनको बहुत ही बुरी तरीके से ये लोग पीटते थे और भगा देते थे। रश श्योर दे कुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो इंडिगो, और इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि अब हम एडवांस में कोई भी पैसा नहीं लाएंगे और ना ही इंडिगो की खेती करेंगे। और साथ में जो लाठियाज वगैरह रखते थे, लाठी वेल्डिंग स्ट्रॉन्गमैन मेंटेन्ड बाय द प्लांटर्स, इनको भी भगाने लगे ये लोग। ठीक है, कि जो बॉडीगार्ड टाइप के जो प्लांटर्स के लिए होते थे ना, उनसे भी वह विद्रोह कर दिए कि अब क्योंकि अब उनके पास में क्या था, ग्रुप्स था जो कि संगठित था, और उसके लिए उन्होंने वो अभी डरे नहीं। इसके लिए इनको सपोर्ट किया था। Why did the Indigo peasant decided that they would no longer remain silent? अब इन्होंने ऐसा क्यों, कैसे हिम्मत आई इन्होंने, क्यों ऐसी हिम्मत आई कि अब वह ज़्यादा शांत नहीं रहेंगे और इन्होंने विद्रोह किया। जरूर होगा कि किसी ना किसी का सपोर्ट रहा होगा। तो इनको ताकत कहाँ से मिली, तो इनको पता चला कि जो वहाँ के विलेज के हेडमैन हैं या जो लोकल जमींदार हैं, विलेज के जो हेडमैन हैं, जो लोकल जमींदार हैं, वह उनके साथ हैं इस विद्रोह में। वो खुद सपोर्ट कर रहे थे कि चलो भाई तुम एक काम करो, इन लोगों का विद्रोह करो, जो भी आपके साथ में अगर गलत कर रहा है तो उसको मारो पीटो और दूर भगा दो। तो these जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीज पावर ऑफ द प्लांटर्स एंड एंग्री एट द बीइंग ऑफ फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज। अब जमींदार वगैरह सपोर्ट क्यों कर रहे थे इन रिबेलियंस का, क्योंकि ये लोग भी खुश नहीं थे प्लांटर्स से, क्योंकि प्लांटर्स की जो पावर्स थी वो भी इंक्रीज होती जा रही थी। और साथ ही साथ में वो गुस्सा इस बात से थे कि वो लोग क्या करते थे, जमींदार से लंबे समय के लिए लैंड को लीज पर ले लेते थे, जिसके कारण जमींदार को भी नुकसान हो रहा था, उतना वो फायदा नहीं कमा पा रहा था। इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम। अब क्या हो रहा था कि इंडिगो के जो किसान थे, इंडिगो जो उगा रहे थे, वो किसान सोच रहे थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी उनका सपोर्ट करेगी, क्योंकि प्लांटर्स के विरोध में, क्योंकि वो देख सके थे आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज पर्टिकुलरली वरीड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिवेलियन। और साथ ही साथ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी 1857 का जो महासंग्राम हुआ था, महाविद्रोह हुआ था, उससे काफ़ी परेशान थी और वह नहीं चाहती थी कि एक कोई अलग से ऐसा दोबारा से यह विद्रोह बढ़े। तो व्हेन द न्यूज स्प्रेड ऑफ सिवरिंग रिवॉल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट, तो अब जैसे ये खबर फैलती है कि ये विद्रोह बढ़ रहा है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। तो जैसे ये पता चलता है कि ये है विद्रोह काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है इंडिगो डिस्ट्रिक्ट पे, जहाँ जहाँ पर ये नील की खेती की जा रही है जिन जिलों पर, तो वह लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो टूर पर आते हैं। द रॉयल्स सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी। अब रॉयल्स जो थे, जो किसान थे, जो विद्रोह कर रहे थे, उनको लगा कि हाँ चलो ये टूर पर आए हैं, सिंपैथी दिख रही है। वैन इन वर्सात द मजिस्ट्रेट एस्ले एडन इशूड अ नोटिस। अब इन्होंने एस्ले एडन जो थे उन्होंने एक नोटिस इशू कर दिया कि आप प्लांटर्स को कह दिया कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। और इसको इस वर्ड में फैल गया, ये चीज़ इस वर्ड में फैल गई, जो स्टेटमेंट था कि ये जो बात कही गई है क्वीन विक्टोरिया के द्वारा कही गई है। एडन वॉज ट्राइंग टू प्लेकेट द पीजेंट एंड कंट्रोल एंड एक्सपोज सिचुएशन। अब ये जो एडन थे ना, ये क्या करने की कोशिश कर रहे थे कि जो मामला था, जो विद्रोह था, उसको शांत करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि क्या हो जाए, जो विद्रोह भड़क रहा है बहुत तेज़ी से, वह शांत हो जाए। लेकिन इसकी जगह पे हुआ क्या, एज अ रिवेलियन स्प्रिट इंटेलेक्चुअल फ्रॉम बट हिज एक्शन वॉज रेड एज अ सपोर्ट फॉर द। अब लेकिन क्या होता है कि जैसे ही उनको ये पता चलता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट में क्वीन विक्टोरिया ने भी ऐसा कह दिया है, तो ये लोग और खुश हो गए विद एक्साइटमेंट, या इन्होंने और रिफ्यूज़ करना चालू कर दिया, रिबेल करना चालू कर दिया कि प्लांटर्स को। एज अ रिवेलियन स्प्रिट, जैसे ही और विद्रोह बढ़ा, तो कलकत्ता के जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में आए यहाँ पर, और यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया इन लोगों के प्लांटर्स के बारे में, और उनकी स्टोरी वगैरह इंटेलेक्चुअल्स ने लिखी कि किस तरीके से कैसा सिस्टम चलाया जा रहा है और क्या परेशानियाँ हैं। वरीड बाय द रिवेलियन द गवर्नमेंट ब्रॉट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स। अब क्या हुआ, जब ये विद्रोह देखा गया तो गवर्नमेंट परेशान हो गई और मिलिट्री प्रोटेक्शन दे दिया गया प्लांटर्स को फ्रॉम
असॉल्ट एंड सेटअप है इंडिगो कमीशन, और साथ ही साथ में एक इंडिगो कमीशन बनाई जिसमें पता लगाएं कि इंडिगो प्रोडक्शन से क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो द कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज्ड देम फॉर द कोर्सिव मेथड दे यूज्ड विद द इंडिगो कल्टिवेटर्स। तो जब कमीशन बनी और कमीशन ने सर्वे किया तो इस कमीशन ने पाया कि प्लांटर्स की गलती है, प्लांटर्स किस तरीके से ज़बरदस्ती कल्टिवेट करवा रहे हैं इंडिगो को। तो इस सारी दिक्कतों को देखते हुए इसको क्रिटिसाइज भी किया। द कमीशन आज द रेयर्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग, कमीशन ने कहा कि जो भी आपके हाल फिलहाल में पेंडिंग, जो आपके पेंडिंग यहाँ पे पड़े हुए हैं उसको आप कंप्लीट करिए, जो भी आपका एग्रीमेंट है वो आप कंप्लीट करिए, और उसके बाद में आपको कोई बाध्य नहीं रहेगा कि आपको आगे इंडिगो की खेती करनी ही पड़ेगी। ठीक है। आफ्टर द रिवॉल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कॉलेज इन द बंगाल बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार विद द डिस्कवरी ऑफ द सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी। अब क्या होता है, जो विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह के बाद में बंगाल में प्रोडक्शन क्या हो गया, धराशायी हो गया, कम हो गया। लेकिन क्या हुआ, प्लांटर्स जो थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए, बंगाल से बिहार शिफ्ट हो गए। उसी के साथ साथ में देखा जा रहा है कि अब क्या हो रहा है कि जो सिंथेटिक डाई थी उस टाइम तक क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी तक सिंथेटिक डाई डिस्कवर हो गई थी, जिसके कारण से थोड़ी सा इंडिगो प्लांटेशन पर भी ध्यान कम चला गया, और बिजनेस वर सेवरली अफेक्टेड बट दे मैनेज टू एक्सपांड प्रोडक्शन। पर फिर भी क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं इस पर इंडिगो की खेती पर ध्यान दिया जा रहा था प्लांटर्स और बिजनेसमैन के द्वारा। उसी टाइम पीरियड पे अब देखते हैं हम कि व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अ पीजेंट फ्रॉम बिहार परस्यूड हिम टू विजिट चंपारण एंड सी द प्लाइट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स देयर। महात्मा गांधी विजिट इन 1970 मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटते हैं इंडिया पर, तो एक किसान जो है वो उनके पास पहुँचते हैं और कहते हैं, आग्रह करते हैं कि आप एक बार चंपारण चलिए, वहाँ की कंडीशन देखिए कि किस तरीके से इंडिगो कल्टिवेटर्स के साथ में दुर्भाव हो रहा है, दुराचार हो रहा है और क्या हाल है उनके। तो उसी टाइम पर 1917 पर गांधी जी बिहार में चंपारण में एक मूवमेंट, एक आंदोलन चलाते हैं अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी जिसमें इंडिगो प्लांटेशन और इंडिगो प्लांटर्स के बारे में बताया गया, किस तरीके से नील की खेती का विद्रोह किया गया और क्या इफेक्ट पड़ा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एल्सवेयर इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज़। तो अब इसमें बताया गया कि किस तरीके से इंडिगो की मेकिंग प्रोसेस चल रही है वेस्ट इंडीज़ पर, कहाँ पर कोई लिक्विड निकाल रहा है, कोई सेल्टर्स मैकेनिकल प्रोसेस कर रहा है, कोई लिक्विड ले जा, कोई पल्प ले जा रहा है। ये सारी प्रोसेस यहाँ पर इंडिगो मेकिंग की दिखाई जा रही है इस चित्र में। ओके। तो आई होप कि आपको ये सारी जो एनालिसिस की है वो समझ में आई होगी। समझ में आई है तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, ताकि बाकी लोगों को ये हेल्पफुल रहे। तो आई होप कि ये पार्ट 2 भी आपको समझ में आ गया होगा और इसी के साथ साथ में द रूलिंग कंट्री साइड का ये टॉपिक आपका कंप्लीट